हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा कश्यप। बच्चों, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं कविता आत्मकथ्य लेकर आई हूँ बच्चों, और जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। और आत्मकथ्य का अर्थ आत्मकथा होती है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया था कि वो भी अपनी आत्मकथा लिखें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है। और बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी के जीवन से परिचित हो जाते हैं कि उनका जो जयशंकर प्रसाद जी जो थे, उनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था और वाराणसी में हुआ था। बच्चों, वैश्य कुल में इनका जन्म हुआ था और जो इनका कुल था उसको सोहनी साहू के नाम से माना जाता था, प्रसिद्ध था सोहनी साहू। उनका जो कुल था, उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और किशोरावस्था में ही, छोटी आयु में ही इनके पिता का हाथ इनके सिर पर से उठ चुका था, अर्थात इनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण ये अधिक कॉलेज आदि में शिक्षा ना ले पाए, इसलिए 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि कई भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और सन 1937 में इस महान साहित्यकार का 48 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया था। बच्चों, इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, सुलहर, कामायनी आदि जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। और नाटक इनके अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी आदि इनके नाटक हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कंकाल, तितली और ईरावती, ये उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। और आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। तो प्रसाद जी जो हैं वो बच्चों छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि हमारे हिंदी साहित्य में 4 माने जाते हैं। तो उनमें जयशंकर प्रसाद जी जो हैं और पंत, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो चारों में से जयशंकर प्रसाद जी जो है वो भी एक छायावादी कवि, छायावादी कविताएं इन्होंने लिखी हैं और प्रकृति प्रेमी रहे हैं ये, और देश प्रेम के ऊपर इन्होंने बहुत कविताएं लिखी हैं। बच्चों, प्रसाद जी का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। इतिहास और दर्शन में इनकी गहरी रुचि रही है बच्चों। और ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं आत्मकथ्य, तो प्रेमचंद के संपादन में एक हंस पत्रिका थी। तो इनके मित्रों ने आग्रह किया कि आप भी, जयशंकर प्रसाद जी से, कि आप भी एक आत्मकथा लिखो और उसे हंस पत्रिका में छपवाया जाएगा। तो चूंकि जो जयशंकर प्रसाद जी जो थे, उनका मानना था कि मैंने अपने जीवन में इतनी ज़्यादा कोई उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं, मेरा जीवन इतना महान नहीं है जो मैं आत्मकथा लिखूं। तो इसी को आधार मानकर उन्होंने ये कविता लिखी है। तो बच्चों, प्रसंग इसका हो जाएगा कि प्रस्तुत जो पद्यांश है, प्रस्तुत पंक्तियां हैं, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 36 भाग 2 में संकलित जो कविता है आत्मकथ्य से ली गई है। और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं, कोई बड़े बड़े, कोई महान कार्य नहीं किए हैं जो मैं आत्मकथा लिखूं, जैसे उनके मित्र आग्रह कर रहे थे। तो इसी को आधार मानकर उन्होंने ये कविता लिखी है। और वो कहते हैं कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो इन पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा जो मन रूपी भंवरा है वो गुनगुना कर कह रहा है, अर्थात मेरा मन कह रहा है कि मैं अपनी कौन सी कहानी लिखूं। मैंने तो जीवन में कोई इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की ही नहीं है,
जो मैं अपनी कौन सी कहानी लिखूं। मेरे मित्र बार बार कह रहे हैं, लेकिन मैं कौन सी कहानी लिखूं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और मेरी तो जीवन की जो पत्तियां हैं वो मुरझा कर गिर गई हैं, अर्थात मेरे जीवन में तो अनेक संकट आए हुए भी हैं और आते भी रहते हैं। तो मैं क्या दिखाऊं और अपनी आत्मकथा में क्या लिखूं, क्या कहानी लिखूं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। और कविवर कहते हैं कि ये जो अनंत नीलिमा, ये जो इतना बड़ा विस्तृत नीला आकाश है, उसके नीचे असंख्य बहुत सारे अनेकों साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन इतिहास लिखा है। और यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, और बड़ा चढ़ाकर खूब बातें लिखी हैं, अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखा है, और लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, अपना उपहास भी उन्होंने खूब उड़वाया है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। और प्रसाद जी कहते हैं, हे मित्रों तब भी मुझे तुम कह रहे हो, क्योंकि इस अनंत नीलिमा के नीचे जो असंख्य साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं और बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, बहुत उपलब्धियां लिखी हैं, तो भी उनका उपहास उड़ाया जाता है। तब भी तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं लिख दूं, मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, क्योंकि मेरी जो आत्मकथा होगी वो तो दुर्बलताओं, कमियों से भरी हुई होगी। मेरे जीवन में ऐसी कोई महान कार्य है ही नहीं जिसे मैं लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे और तुम उसे सुनकर कोई सुख नहीं प्राप्त कर पाओगे। और जब मैं अगर लिख भी दूंगा तो देखोगे कि यह तो रीति गागर है, अर्थात मेरे जीवन में अच्छा कुछ है ही नहीं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि यहाँ कहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही खाली करने वाले हो और मेरा रस लेने वाले हो और अपनी भरने वाले हो। अर्थात जो उपहास मेरा किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उपहास, मजाक, हंसी, आनंद लेने वाले और हंसी उड़ाने वाले, उपहास करने वाले तुम ही हो, और इन सारी चीज़ों को, इन सारे कामों को कर कर तुम्हें आनंद प्राप्त होता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है। हे सरल मन वालों, यह उपहास और निराशा का विषय है, और मैं भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ, तुम्हारी हंसी उड़ा रहा हूँ। भूलें अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं, मैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिख तो दूं, लेकिन भूलें अपनी जो मेरी गलतियाँ हो गई हैं मुझसे, क्या उनको मैं दिखाऊं उसमें, या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, या फिर दूसरों ने मुझे धोखा दिया है अपने जीवन में उसको दिखलाऊं मैं। तो ऐसी आत्मकथा लिखने का कोई फायदा नहीं है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। वो कहते हैं कि एक बार एक समय ऐसा था जब मेरा भी जीवन मधुर था, चांदनी रात से भरा हुआ था। मेरी जो रातें थी वो चांदनी रातें लगती थी, अर्थात थोड़ा सुख आया था। पर मैं अपनी वो गाथा कैसे गाऊं, अर्थात मैं जो मेरे निजी पल हैं, मेरी जो मधुर यादें हैं, उन्हें मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ, उन्हें अपने पास संजो कर रखना चाहता हूँ, किसी को बताना नहीं चाहता। मैं भी खिलखिलाकर हंसता था, मस्त रहता था। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। और कवि यहाँ पर कहते हैं, लेकिन मुझे जो सुख मिला वो बहुत क्षणिक था, स्थिर सुख तो मेरे जीवन में कभी मिला ही नहीं। स्थिर सुख तो मैंने केवल स्वप्न में देखा है, और जैसे ही मैं जाग जाता हूँ तो आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। और आलिंगन अर्थात वो जो सुख मुझे प्राप्त होता है वो मेरी बाहों में आते आते वो सुख गायब हो जाता है, वो सुख समाप्त हो जाता है, और जागने पर वो सुख मुझे कहीं नज़र नहीं आता।
मैं दुखों से, मेरा जीवन दुखों से भरपूर मुझे दिखाई देता है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। और बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह जो एक सुख का सपना था, वह सुख का सपना एक नायिका के लाल लाल कपोलों की भांति मतवाला और प्रेम से भरी हुई उषा अर्थात भोर जैसा था। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। और कवि यहाँ पर कहता है कि स्मृति अर्थात याद, पाथे पाथे अर्थात रास्ते का भोजन या रास्ते का जीवन रूपी जो रास्ता है उसका आधार, थके पथिक की पंथा की। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं जो पथिक के रूप में हूँ, जिस प्रकार एक पथिक रास्ते के लिए भोजन अपने जीवन का आधार मानते हुए रखता है और उसके आधार पर उसका रास्ता कट जाता है, उसी प्रकार मैंने भी अपने जीवन के आधार को, जीवन का आधार बना लिया है। जो मेरी यादें हैं, जो मेरी स्मृति हैं, जो मेरा पल भर का जो मुझे सुख प्राप्त हुआ था, उसको ही मैंने पथिक समझकर पाथे बना लिया है। उन यादों को पाथे के रूप में सजा लिया है, संजो लिया है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। और कवि कहते हैं कि हे मित्रों, तुम मुझे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हो, लेकिन जो मेरा जीवन रूपी जो गूदड़ी है उसको, उसके सीवन को उधेड़ कर तुम क्या देखना चाहते हो, क्योंकि मेरी जीवन रूपी गूदड़ी में तो रहस्य भरे पड़े हैं और मुसीबतें, दुख हैं और कुछ अच्छा है ही नहीं, तो उसकी सीवन को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो, अर्थात मेरे रहस्यों को क्यों उजागर करना चाहते हो। इन्हें मेरे पास ही रहने दो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मित्रों, मेरा छोटा सा जीवन है और छोटा सा जीवन मुझे जी लेने दो, उसकी मैं बड़ी बड़ी कथाएं मैं कैसे कह दूं। तुम मुझे आत्मकथा लिखने के लिए कह रही हो और जो आत्मकथा लिखता है वो बड़ी बड़ी महान बातें लिखता है, लेकिन मैं कैसे लिख दूं, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे कोई महान कार्य, कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं। मेरा छोटा जीवन है और छोटे से जीवन को मुझे जी लेने दो। और ये क्या अच्छा नहीं रहेगा कि मैं केवल औरों की, दूसरों की सुनता रहूं और मैं चुप रहूं, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। और कवि यहाँ पर पूछते हैं कि मेरी तो भोली भाली आत्मकथा है, तो तुम अपना क्या भला कर पाओगे, अर्थात कुछ भला तुम अपना कर पाओगे क्या, तुम्हें कोई लाभ होगा, तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि मेरी आत्मकथा तो बिल्कुल भोली भाली है, उसके अंदर विशेष कुछ भी नहीं है। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और कवि यहाँ पर कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी समय भी नहीं हुआ है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, क्योंकि जो मेरी पीड़ा है, मेरे जीवन की पीड़ा है, वो भी अभी मौन है। वह पीड़ा जिसको कभी व्यक्त नहीं किया गया, वो भी अब बिल्कुल मौन पड़ी हुई है, शांत है। और मैं अपनी व्यथा को जगाना नहीं चाहता, अपनी व्यथा को भी मैं, अपनी पीड़ा को भी मैं मौन ही रहने देना चाहता हूँ। और अभी मुझे लगता है समय भी नहीं हुआ है कि मैं आत्मकथा लिखने योग्य अपने आप को समझूं। तो बच्चों, ये आत्मकथा कविता की व्याख्या थी। और काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विशेष सौंदर्य आदि के रूप में आप लिख सकते हैं कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ थी या प्रस्तुत कविता थी, ये कविता का नाम आत्मकथा था और कवि का श्री जयशंकर प्रसाद जी था। जो इन पंक्तियों में आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिख सकते हैं, पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी जो थे, उन्हें अपनी आत्मकथा बहुत महान नहीं लगती थी और वह इसलिए जल्दी अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। और बच्चों, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और वियोग श्रृंगार है, करुण रस का प्रयोग है, अनुप्रास, प्रश्न, रूपक आदि अलंकारों का काफ़ी सुंदर प्रयोग किया गया है। और यहाँ जो कविवर जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, वो छायावादी कवि तो हैं ही, और उन्होंने तत्सम
शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी यहाँ प्रयोग किया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये जो आत्मकथ्य कविता थी, इसका प्रसंग, काव्य सौंदर्य और व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।